हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हमने 10th क्लास का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट चैप्टर को 10th क्लास के फिनिश किया है। आज हम लेके चलेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम पढ़ेंगे मतलब मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, पार्टिकल्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन हम कुछ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर की टर्म्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस हमें पता ही है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास होते हैं। देन हम उनकी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से। सबसे पहला वर्ड हमारे चैप्टर के नेम में ही है, सराउंडिंग्स। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास जो भी कुछ है, मीन्स यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में, हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में जो भी कुछ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, वही क्या है, सराउंडिंग्स है। और मैटर क्या है? मैटर इज द मटेरियल प्रेजेंट इन यूनिवर्स। मटेरियल प्रेजेंट इन यूनिवर्स। सराउंडिंग्स है हमारा यूनिवर्स और मैटर है जो मटेरियल इस यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने कहा कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। एवरीथिंग मीन्स इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सारा मटेरियल से बना होता है एंड दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मटेरियलिस्टिक थिंग कोई भी हो सकती है, जैसे फैन, चेयर, मार्कर्स, बोर्ड, वी ह्यूमन बींग्स। तो सब कुछ क्या है, हम सराउंडिंग्स में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और सारे के सारे क्या हैं, साइंटिस्ट ने उनको क्या नाम दिया कि जो भी चीज़ें हैं, साइंटिस्ट ने कहा कि वो मैटर से मिलके बना होता है मटेरियल जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने ये भी माना कि जो हमारा मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ दिस मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इन स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके हमारा मैटर बना होता है। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि स्मॉल पार्टिकल से मिलके वो बना होता है जिनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, मींस डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह, और उनसे हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में ना वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट है। वैरायटी ऑफ थिंग्स मीन्स सब कुछ, कितना कुछ प्रेजेंट है, बहुत सारा, एवरीथिंग मतलब यूनिवर्स में, टेबल, चेयर, फैन, दरवाजा, अलमारी, कार, कुछ भी मतलब आप लगा लो, जो भी चीज़ प्रेजेंट है उनमें क्या होता है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट मास होते हैं, हर चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स all those things which occupy space and have mass can be called matter। ये है हमारा मैटर। ऑल दोज थिंग्स, सारी थिंग्स जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं हमारे यूनिवर्स में, एंड हैव सम मास, जिनका कुछ अपना मास होता है, उन सबको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे एक खाली रूम आपको दे दिया जाए, खाली रूम का जो स्पेस अवेलेबल है, उसमें फैन लगा हुआ है तो वो रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, टेबल है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मैं हूँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, सामने कैमरा है, कुछ भी है, जो भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर हम कहें कि मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी टेस्ट है, स्मेल है, ये चीज़ें कभी भी मैटर नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, आइडियाज हमारे माइंड में होते हैं,
उनका कोई मास नहीं होता, तो उन चीज़ों को हम मैटर नहीं कह सकते। मैटर इज एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसी चीज़ को हम मैटर कहेंगे, ठीक है। एंड मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल से मिलके ये मैटर बना होता है। तो नेक्स्ट चीज जो हमसे पूछी जाती है कि फिर ये जो पार्टिकल से मिलके बना होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मीन्स जिन भी पार्टिकल से हमारा मैटर बना होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर मिलके बना होता है, दोज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल? दैट इज कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब है कि हम उनको डायरेक्टली देख नहीं सकते, हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं वैसे। तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, साइज उनका बहुत बहुत छोटा होता है। सेकंड, अगर इसका मैं आपको बताऊं कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल क्या? एडिंग शुगर और सॉल्ट इन वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग। हमने क्या किया, पानी में शुगर या सोल्ट को मिक्स किया, स्टिर किया। जब वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं तो आपको वाटर में कभी भी ये नहीं दिखता कि यहाँ शुगर प्रेजेंट है, यहाँ सोल्ट प्रेजेंट है। नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल होता है, जिनसे मैटर बना होता है, हम उनको नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। सो ये है एग्जांपल प्रूव करने के लिए। सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving। इसका क्या मतलब है? जिन भी पार्टिकल से हमारा मैटर मिलके बना होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और कोई चीज जब मूव करती है, दिस मीन्स उसके पास कोई एनर्जी होगी, और जो मूवमेंट के लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी that is responsible for movement। किसी भी चीज को मूव करवाते हैं उसके लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बढ़िया एग्जाम्पल इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है कि सर डिफ्यूजन क्या होता है। सो डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ more than one type of particles या two different types of matter. It is the intermixing of particles of two types of matter is called diffusion। ये होती है diffusion। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी किसी टू टाइप्स के मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम। एग्जांपल इज फ्रेगनेंस ऑफ
परफ्यूम और ऑर्डर ऑफ हॉट फूड। ऑर्डर मतलब स्मेल को भी ऑर्डर कहते हैं वैसे तो, लेकिन ऑर्डर में क्या है, मीन्स सेंसिटिविटी। तो हॉट फूड की खुशबू भी हमें आती है। एग्जाम्पल में लिख लो हलवा, अच्छे से याद रहेगा। हलवा क्या है, मैंने कहा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर इज डिफ्यूजन। अब देखो फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम, हम जाते हैं कहीं भी पार्टी वगैरह में, परफ्यूम अप्लाई करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम परफ्यूम लगा के जाते हैं, सामने वाले को उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स जिनसे वो मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल्स हमारे एयर में मूव कर रहे होंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम जब एयर में मिक्स कर जाते हैं, और इंटरमिक्सिंग ऑफ दोज पार्टिकल्स को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। मींस डिफ्यूजन की प्रोसेस से परफ्यूम की फ्रेग्रेंस हम तक पहुंच रही होती है। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, हम गली में से घूम रहे होते हैं, जस्ट वॉक पे, किसी के घर में हलवा बन रहा होता है, तो सड़क पे ही खुशबू आ जाती है, बिल्कुल रोड पे ही। क्यों? क्योंकि वहां से जो पार्टिकल्स, हॉट पार्टिकल्स या जो भी वहां से निकल रहे हैं, वो डिफ्यूज हो रहे हैं हमारी एयर के अंदर और मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी मूवमेंट के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और उसका एग्जाम्पल है डिफ्यूजन। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ मैंने कहा कि पार्टिकल्स के क्या होती है, पार्टिकल्स के पास इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का भी हमारे पास एक फैक्टर है। क्या फैक्टर है? पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज with increase in टेम्परेचर। अब इस बात का मतलब समझो क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, वैसे ही मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो हमें पता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट होती है। मींस मूवमेंट क्या होगा, पार्टिकल्स का ज्यादा होगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, सो मूवमेंट of particles will be more। पार्टिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा स्पीडली मूव कर सकेंगे, उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके ऊपर फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपकी बुक में है दैट व्हाई द ऑर्डर ऑफ hot sizzling food reaches several meters away but cold food does not। इसका मतलब ये है कि गर्म खाने की खुशबू हमें दूर तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू हमें नहीं आती। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कैसे बताओगे? बिकॉज इन hot sizzling food the kinetic energy of particles is much more than kinetic energy of particles is much more than particles of cold food। हॉट फूड की जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होगी देन कोल्ड फूड। सो अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी मीन्स पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स कैन डिफ्यूज easily, पार्टिकल्स कैन डिफ्यूज easily। और पार्टिकल्स जब easily डिफ्यूज कर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे को फ्रेगनेंस क्या होती है, ज़्यादा आती है। मीन्स उस चीज़ की जल्दी मूवमेंट हो जाती है। डिफ्यूज easily करेंगे मीन्स मूव फास्टर, बस यही है।
हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, क्यों ज़्यादा होती है? हमने डायरेक्ट लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हॉट सिजलिंग फूड है, तो हॉट सिजलिंग फूड का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, हॉट इन बिकॉज इन हॉट सिजलिंग फूड द temperature is more, temperature is more, so the kinetic energy is much more than particles of cold food, so particle can diffuse easily means move faster। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, that particles are continuously moving। ये थे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। थर्ड जो हमारे पास आती है, थर्ड प्रॉपर्टी, that is particles of matter have space between them, space between them। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमारे पास स्पेस होता है। अब इस चीज को हम कैसे बताएंगे? इस चीज को मैं बताऊंगा विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। सबसे पहले वही जो मैं आपको बता चुका, क्या? शुगर सॉल्ट एडिड इन वाटर। अब देखो वाटर के अंदर शुगर सॉल्ट ऐड करते हैं। अब शुगर सॉल्ट जो हमारे पास पहले हमें सॉलिड टाइप में दिख रहा होता है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है मीन्स वाटर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट रहा होगा। वाटर के पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होगा जिसके अंदर हमारे शुगर पार्टिकल्स जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तभी वो हमें विजिबल नहीं होते। तो ये एक एग्जाम्पल है कि उनके बीच में स्पेस होता है। एक सेकेंड एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एडिंग KMnO4 that is potassium permanganate, potassium permanganate, adding potassium permanganate to water। देखो ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में बताया गया है। कैसे बताया गया? आपने एक बीकर लिया A, उसमें 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर। इसका जो होता है पिंक कलर होता है, पिंक कलर। अब देखो क्या है, इससे हम दो चीजें प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी। हमने क्या किया, इसमें एक सिंगल ड्रॉप, 1 ड्रॉप ऑफ KMnO4 को डाला। 1 ड्रॉप KMnO4 डाला तो 1 ड्रॉप क्या करेगा, इस पूरे सॉल्यूशन को पिंक कर देगा, पूरे सॉल्यूशन को पिंक कर देगा। अब पूरा ही वाटर पिंक कैसे हो गया? बिकॉज वाटर के अंदर एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है जहां पे ये पिंक कलर जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो पहली बात तो हमने ये प्रूव की। उसके बाद क्या करो, अनदर कंटेनर लो, उसमें भी 100 ml पानी लो और इसमें से 10 ml निकालो और इसके अंदर डालो, बी बीकर के अंदर। तो आप क्या देखोगे, इसमें भी वाटर पिंक हो गया, इसमें भी वाटर पिंक हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड लो, 100 ml वाटर डालो, सी कंटेनर है, अब की बार यहां से 10 ml निकालो और इसके अंदर डालो। 10 ml इसके अंदर डालते हो तो ये भी सारा का सारा वाटर पिंक हो जाता है। बस फर्क क्या रहेगा कि यहाँ ज्यादा पिंक है, यहाँ उससे थोड़ा कम, यहाँ उससे थोड़ा कम, यहाँ उससे थोड़ा कम, बिकॉज क्योंकि कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो ही रही है। हमें तो क्या प्रूव करना है कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस है, यस स्पेस है, बिकॉज यहाँ एक ड्रॉप डाली पूरा वाटर पिंक हो गया, यहाँ उसका 10 ml डाला पूरा वाटर, यहाँ भी डाला पिंक हो गया। इससे हमें पता लगा कि वाटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है जहां हमारा पिंक कलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो ये है मतलब कि उसके अंदर स्पेस है। दूसरी बात मैंने बताई कि इससे हम एक प्रॉपर्टी और प्रूव कर सकते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। देखो वेरी वेरी स्मॉल साइज का कैसे, हमने डाली कितनी है, एक ही ड्रॉप, एक ही ड्रॉप ने पूरे 100 ml वाटर को पिंक कर दिया। मीन्स वो बहुत बहुत छोटे छोटे एटम्स में फर्दर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। कितने ही पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कि उसने 100 ml को पूरा पूरा एक ड्रॉप ने पिंक कर दिया। नेक्स्ट यहाँ से 10 ml डाला,
उसकी जितनी थोड़ी बहुत कंसेंट्रेशन यहाँ पे आई उसने भी अगले कंटेनर को भी पिंकिश कर दिया, कलर को पिंक कर दिया। मीन्स क्या है, पार्टिकल्स में फर्दर एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, और हमारे मैटर के अंदर स्पेस भी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ particle fourth, particles have force of attraction. Particles have force of attraction. इसका मतलब क्या है, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस जो पार्टिकल्स है हमारे जिनसे मिलके मैटर बना है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होगा। अब इस चीज का एग्जांपल उन्होंने कैसे बताया, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा मींस पार्टिकल्स विल नॉट मूव अवे। पार्टिकल्स विल नॉट मूव अवे, पार्टिकल्स दूर दूर नहीं जाएंगे बिकॉज उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है तभी तो हमारा मैटर बनता है। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो पार्टिकल्स बनेंगे कैसे, टेबल बनेगी कैसे? क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर पार्टिकल्स, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना सॉलिड लिक्विड गैस, वहाँ आपको बताऊंगा अभी कि इस अट्रैक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। अभी के लिए इतना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल बताऊं उससे पहले एक और बात बताई गई, बात ये बताई गई दैट particles of different matter have different force of attraction, different force of attraction। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डिफरेंट मैटर है, मैटर डिफरेंट हो सकते हैं, एक टेबल हो सकती है, एक चेयर हो सकती है, तो ऐसे ही जो डिफरेंट मैटर होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, वेरी करता है, अलग अलग होता है। इसका बढ़िया एग्जांपल ये आपको बताऊं, एक एग्जांपल आप ले लो चौक का, और सेकंड आप ले लो आयरन रोड या फिर डायमंड का भी ले सकते हो। दो मैटर हैं, एक चौक है, एक आयरन रोड है। अब मैंने कहा कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। यस, आपको देख के ही पता लग रहा है कि चौक को मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इजीली चौक को ब्रेक कर सकता हूँ। मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन? बिटवीन द पार्टिकल्स। अब आयरन रोड और डायमंड है, क्या हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, force of attraction between the particles is more। तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के एग्जाम्पल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास दो क्वेश्चन निकल के आते हैं जो अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया कि हॉट सिजलिंग फूड की फ्रेगनेंस दूर तक क्यों जाती है। वो इसलिए जाती है बिकॉज हॉट सिजलिंग फूड का टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं। और कोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी उनके पार्टिकल्स की लेस होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी लेस होती है तो वो इजीली मूव नहीं कर सकते, इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो उसका आंसर था ये। एक सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, आपकी बुक में भी मेंशन है कि डाइवर है स्विमिंग पूल में, वो वाटर को कट करता है, कट थ्रू टू स्विम। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मींस वाटर के अंदर भी क्या है, कहीं ना कहीं वेकेंट स्पेस अवेलेबल होगा जहां से वो मूवमेंट कर सकता है अपने हैंड्स को या वाटर को कट कर सकता है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटेन स्पेस बिटवीन देम। इसीलिए स्विमर क्या करता है, डाइवर क्या कर सकता है,
कट कर सकता है वाटर को टू मेक स्विमिंग इजी। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कैसे पता लगाया था कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, वो पढ़ेंगे हम अभी। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे पता लगाया गया। मीन्स स्टेट ऑफ मैटर का हमें कैसे पता चला कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए हमने एक गैस को चूज किया। कौन सी गैस को चूज किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को चूज किया गया। अब क्या देखा गया? CO2 इज गैस प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। CO2 इज गैस प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फेयर। देखो ये बात हमें क्लियर है कि जो CO2 है वो हमारे एटमोस्फेयर में कैसे प्रेजेंट होती है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बाद में क्या देखा गया? बाद में ये हुआ बाय कंप्रेसिंग इट टू हाई प्रेशर। और कितना हाई प्रेशर? अगर आप याद करना है, अप्रोक्सीमेटली 57 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो क्या है, CO2 गैस है एटमॉस्फेयर पे, इन आवर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाय कंप्रेसिंग इट, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करना, स्प्रिंग को कंप्रेस करना, ऐसे ही गैस को कंप्रेस करना। अगर हम गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगाते हैं, कितना हाई? अप्रोक्सीमेटली 57 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतना इसको ज्यादा कंप्रेस करने के बाद क्या होगा? गैस टर्न्स टू लिक्विड। गैस टर्न्स टू लिक्विड। अब आपने अगर नोट किया हो, CO2 को जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के भी CO2 काम आती है, और वो होती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में गैस को कब लेके आया जा सकता है? बाय कंप्रेसिंग इट टू अ हाई प्रेशर। कितना हाई प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 57 टाइम्स अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस को कंप्रेस कर देते हो, तो वो कंप्रेस्ड गैस अब मेरी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के काम में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फर्दर अगर हम इफ वी freeze the CO2 at 109 degree Fahrenheit, then our CO2 gas turns to opaque solid substance। देखो क्या होगा, पहले गैस थी, हाई प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, आग बुझाने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट, इफ वी फ्रीज द CO2 एट दिस टेम्परेचर, और इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखते हो, -36 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है ये। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे कन्वर्जन करते हैं, फ़ारेनहाइट क्या है, सेल्सियस क्या है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इफ वी फ्रीज द CO2 एट दिस मच टेम्परेचर, देन आवर CO2 गैस टर्न्स इनटू ओपेक सॉलिड सब्सटेंस। तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस में भी हमारे पास मिल जाती है, CO2 को हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या यूज करते हैं सॉलिड बनाने के बाद? दैट इज, जैसे लिक्विड में बनाया उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया, सॉलिड में बनाने के बाद दैट इज यूज्ड एज coolant to preserve फूड मटेरियल। बड़े बड़े जो फूड मटेरियल जो स्टॉक करते हैं ना, वहां पे CO2 इसका यूज करते हैं।
तो ये है हमारी CO2 के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो सॉलिड CO2 होती है, देखो एक ही गैस को हमने 3 स्टेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। गैस थी, लिक्विड में लेके आए, लिक्विड को सॉलिड में लेके आए। मीन्स हम मैटर को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, और उसी को हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस, फिर उसको लिक्विड में किया हाई प्रेशर अप्लाई करके, देन टेम्परेचर एक इतने मिनिमम टेम्परेचर पे उसको फ्रीज किया तो हमने उसको सॉलिड बना लिया। ठीक है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी CO2 के बारे में, जिससे हम आइडिया लगाएंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर यस 3 टाइप्स के हो सकते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आता है, क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आता है, why solid CO2 is called dry ice। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये चीज हमें समझनी है। ये आपको समझ आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसको ड्राई क्यों बोलते हैं। अब वर्ड ड्राई का मतलब आपको पता ही है, ड्राई मीन्स सूखा, सूखा मीन्स जहाँ वाटर कंटेंट ना हो, मीन्स लिक्विड का कोई लेना देना ना हो, यही है सिंपल लैंग्वेज में। तो ड्राई का मतलब यही है। तो क्या करना है, सॉलिड CO2 को ड्राई क्यों कहते हैं, हमें इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस चीज़ का रीजन आउट चाहिए। अब इस चीज़ का रीजन क्या है, हमने कहा कि -36 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रेशर लो होता है बहुत, तो उसको हम लिक्विड में कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या करके देखा, जब इन्होंने जिन्होंने सॉलिड CO2 को क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे लेके आए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या होगा, दिस solid CO2 is directly converted to gas without getting melt into liquid. Therefore known as dry ice। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। पहले हम प्रेशर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस को क्या करते, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो करके उसको सॉलिड में कर रहे थे। जब उस सॉलिड CO2 को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो क्या होगा, वो सॉलिड CO2 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। सॉलिड CO2 इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस विदाउट गेटिंग मेल्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड में वो कन्वर्ट ही नहीं होती, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है। और जब लिक्विड की कोई स्टेट्स बीच में आता ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ड्राई। बिकॉज मैंने कहा ड्राई वर्ड ही इसलिए यूज किया है कि क्योंकि लिक्विड का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, लिक्विड कंटेंट लिक्विड स्टेट्स के यहाँ कोई लिक्विड कंटेंट लिक्विड स्टेट यहाँ पे आता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये है इसका आंसर, और ये थी CO2 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जहाँ से हमें ये आइडिया लगा, ये पता लगा कि यस स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो ये था हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन। पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉट सिजलिंग फूड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डाइवर कटिंग द वाटर टू स्विम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं। तो हमने सॉलिड CO2 के बारे में क्वेश्चन ही नहीं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लिया है कि यस हो सकते हैं प्रेजेंट 3 स्टेट्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा काम रहेगा हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करें, उनको अच्छे से रीड आउट करें, उनकी प्रॉपर्टीज को रीड आउट करें। तो होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। तो आप देखते रहिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।